वेलकम टू जीके ग्लोबल नर्सिंग क्लासेस। आज हमारा टॉपिक्स हैं लंग्स एब्सिस। तो प्लीज़ सभी स्टूडेंट्स सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए एंड शेयर कर दीजिए। आज हमारा टॉपिक्स है लंग्स एब्सिस, थ्योरी क्लासेस है और हिंदी एंड इंग्लिश में। तो जस्ट हम स्टार्ट करते हैं आज। तो बाकी अपने फ्रेंड्स और सभी को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो फर्स्ट हमारा है कि जस्ट डिफिनेशन है। तो डिफिनेशन में क्या होगा कि डिफिनेशन की इट इज़ द डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ पस और द प्लूरेंट ऑफ द मटेरियल इन द लोकलाइज एरिया ऑफ लंग्स। जो हमारे लंग्स में फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है या पस सा होता है तो उससे हम लंग्स एब्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो इस फेफड़े की किसी खास हिस्से में अगर मवाद की जमाव हो जाना, ठीक है, और इकट्ठा हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लंग्स एब्सिस, फ्लूइड अक्यूमुलेशन ऑफ दिस लंग्स। ठीक है, इट मेक्स द कैविटीज डिफॉर्मेड बाय द नेक्रोसिस ऑफ लंग्स टिश्यूज। जो हमारे लंग्स के टिश्यूज़ होते हैं वो नेक्रोसिस होने लगते हैं, मतलब सिकुड़ने लगते हैं। और तो ये फेफड़ों की ऊतकों के नेक्रोसिस कोशिकाओं के मरने से कैविटी बनती है। तो जिससे हमारे जो नेक्रोसिस है वो मरने लगती है, फिर इसके बाद में डेवलप हो जाता है हमारा जो मवाद और पस बोलते हैं उसको। तो ये क्या हमारा होगा? लंग्स एब्सिस। ठीक है, तो समझ गए होंगे लंग्स एब्सिस क्या होता है। जो एक्यूमुलेशन ऑफ दिस फ्लूइड ऑफ द लंग्स। और इसके बाद में हमारा आ जाता है कि कारण क्या होते हैं हमारे जो इसमें इस चीज़ लंग्स एब्सिस के कारण क्यों होते हैं कि जो हमारा लंग्स एब्सिस होता है। तो देन आ जाता है कॉजेस, कारण क्या है कि कॉज ऑफ द लंग्स एब्सिस लाइक इज द निमोनिया। ठीक है, एक तो अगर निमोनिया है तो हो सकता है, ठीक है, फेफड़ों में फोड़ा होने के कारण निमोनिया के समान ही होता है। तो देन हमारा कॉजेस आ गया कि कारण क्या है। तो कारण हमारा पता लग गया कि जो निमोनिया होता है अगर पेशेंट को, तो उसमें हमें ये चीज़ हो सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में आ गया कि रिस्क फैक्टर्स। कि रिस्क फैक्टर्स क्या है? रिस्क फैक्टर में हमारा आ जाएगा, ठीक है, तो इसमें हमारा आ जाता है कि रिस्क फैक्टर क्या है। तो रिस्क फैक्टर जो भी हमारा आता है यहाँ पे रिस्क फैक्टर होते हैं। रिस्क फैक्टर में देखना है कि एस्पिरेशन मटेरियल इनटू लंग्स, कि जैसे हमारे यहाँ पे है कि एस्पिरेशन मटेरियल इनटू लंग्स, फेफड़ों में पदार्थ का आ जाना, जैसे होता है कि फेफड़ों में पदार्थ इकट्ठा हो जाना। ठीक है, तो ये हमारा होता है रिस्क फैक्टर्स। फिर इसके बाद में रिस्क फैक्टर ऑफ द एस्पिरेशन। रिस्क फैक्टर ऑफ द एस्पिरेशन आर आने के जोखिम कारण। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे कि इसमें क्या होता है कि हमारा हो गया कि फर्स्ट है रिस्क फैक्टर्स। तो रिस्क फैक्टर में क्या क्या इंक्लूडेड है? एस्पिरेशन मटेरियल, इसके बाद में अल्कोहल की लत, अगर शराब पीता है काफ़ी लॉन्ग टाइम से तो उसके भी कारण हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि दारू पीने से लीवर ही ख़राब होता है, कि लोग मानते हैं कि नहीं शराब से तो केवल लीवर ही ख़राब होता है, मगर ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो शराब की लत से सीजर डिसऑर्डर, दौरे पड़ने की बीमारी अगर उसको है, उससे भी हो जाएगा कि एस्पिरेट कर जाएगा। एस्पिरेट मतलब कि फ्लूइड जब वो सीजर आता है तो लंग्स में हमारा चला जाएगा, तो उसके थ्रू भी हो जाएगा। तो लिखा है दौरे पड़ने की बीमारी, अगर सीजर उसको है तो उसके कारण भी हो सकता है। ठीक है, और देन इसके बाद में ड्रग ओवरडोज, अगर ड्रग दवाइयाँ अगर ओवरडोज ले रहे हैं, ठीक है, तो उससे भी उसका भी कारण है
आपको लंग्स एब्सिस का। तो ये ध्यान रखना है कि हमें किस किस चीज़ से होते हैं। कॉजेज़ है हमारा, इटियोलॉजीज है, ठीक है। और इटियोलॉजीज रोग का कारण क्या है हमारा, तो कारण ये भी सब सारे पॉइंट्स जो दिख रहे हैं ये सारे हैं कारण उसके। तो जनरल एनेस्थीसिया सामान्य एनेस्थीसिया होती है जो हम एज ऑपरेशन टाइम में देते हैं। देन इसके बाद में आता है हमारा सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट, ठीक है, मस्तिष्क वाहिक दुर्घटना, जो सेरिब्रल वेस्कुलर एक्सीडेंट हो जाता है उसमें भी इंक्लूडेड आ जाएगा ये कि इटियोलॉजी से हमारा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, मस्तिष्क वाहिक दुर्घटना रोग का कारण। देन इसके बाद में आता है कि इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन एजेंट संक्रमण फैल सकता है, ठीक है। और इसके बाद में हमारा आ जाएगा कि स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियास होता है, ये हमारे एक बैक्टीरिया से, ठीक है, रोग का कारण है ये, जिससे हमारा कॉजेस क्या है, कारण, और रोग का कारण। तो कॉज फर्स्ट हमारा आ गया है रिस्क फैक्टर्स में क्या क्या है। तो रिस्क फैक्टर ये हमारा है, इससे हानि की जो एस्पिरेशन, रिस्क फैक्टर एस्पिरेट करना, सीजर, अल्कोहल, ड्रग ओवरडोज, जनरल एनेस्थीसिया, सेरिब्रल वेस्कुलर एक्सीडेंट, इन्फेक्शन एजेंट। यस मतलब जो लिखा है स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस है, ये ध्यान रखना। नीचे हमारा एरोबिक ऑफ द बेसिलाई। एरोबिक बेसिलाइस क्या होते हैं, ये भी हमारा एक तरफ का इन्फेक्शन है जो जीवाणु बैक्टीरियास होती हैं। तो देन इसके बाद में हम आगे स्टार्ट करते हैं, आ जाते हैं इसमें कि हमारा है कि अदर कॉजेस, अन्य कारण। जैसे यहाँ पे हमारा है कि अदर कॉजेस, अन्य कारण क्या है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और अन्य कारण में हमारा पल्मोनरी एम्बोलिज्म आता है। इसका पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता क्या है, एक चीज़ यही चीज़ पहले समझना है कि हमारी जो एम्बोलिज्म होता है, किसी में फ्लूइड इकट्ठा हो जाना, या ठीक है, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं उसको। एम्बोलिज्म जिसे किसी हम थ्रू इंजेक्शन लगा रहे हैं और हमारा जो वेन्स होती हैं उसके अंदर अगर हमारा ईयर चला जाए तो एम्बोलिज्म होता है, ईयर एम्बोलिज्म। तो यहाँ पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, ठीक है, समझ गए हूँ। मैलिग्नेंट ग्रोथ, ठीक है। देन इसके बाद में ट्यूबरक्लोसिस, अदर कॉजेस इसके भी कारण हो सकते हैं, ठीक है। मैलिग्नेंट ग्रोथ होता है, ठीक है। और इसके बाद में हमारा आता है कि देन अगर ट्यूबरक्लोसिस, तो ये भी हो सकता है, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस। देन हिंदी में लिखा है इधर कि पल्मोनरी ऑफ द एम्बोलिज्म, फिर इसके बाद मैलिग्नेंट, ठीक है, ग्रोथ, कैंसर युक्त। ये मैलिग्नेंट क्या होता है, हमारा कैंसर होता है, उसी को मैलिग्नेंट बोलते हैं। देन ट्यूबरक्लोसिस हमारा आ गया टीबी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ट्यूबरक्लोसिस आ गया। देन इसके बाद में हमारा आ जाएगा कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो इसमें देखना है क्लिनिकल कि नैदानिक आपदा प्रदर्शीकरण है, जो हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। तो फर्स्ट इसमें हमारा क्या आएगा, अगर हमें लंग्स एब्सिस है तो हमारा आ जाएगा कि फर्स्ट डे स्वेटिंग, पसीना आना। देन इसके बाद में इंक्रीज पल्स रेट, जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। और देन इसके बाद में हमारा कफ आएगा। कफ में इसमें क्या होगा, कफ जैसे कि खांसी, ठीक है, ये हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। और लंग्स एब्सिस का, तो इसके थ्रू इसके बाद में हम इसमें हमारा काम आ सकता है। जैसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे चाहे बीएससी नर्सिंग हो, जीएनएम हो, ईएनएम हो, सभी नोट्स के अकॉर्डिंग ही है। ये पेपर में अगर पढ़ना चाहते हैं तो आराम से इसको याद करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है, बाकी ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है ऐसा कि बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है, वैसा नहीं है। मेन पॉइंटेड है जो पीपीटीज़ हैं हमारी।
और प्लूरेंट ऑफ द स्पूटम इंक्लूडिंग फूड ऑफ द सैम्पलिंग, मवाद वाला बलगम जिसमें खाने जैसा गंध है, तो उसको हम वो भी हमारा हो सकता है प्लूरेंट ऑफ द स्पूटम इंक्लूडिंग फूड सैम्पलिंग। प्लूरेंट ऑफ द स्पूटम इंक्लूडिंग फूड ऑफ द सैम्पलिंग। इसके बाद में मवाद वाला बलगम अगर जिसमें गंध आ रही है, देन आ जाता है हमारा हीमोफाइसिस। हीमोफाइसिस क्या होते हैं, हमारा जाता है 5th नंबर है हीमोफाइसिस। हीमोफाइसिस खांसने पर खून आना, तो हीमोफाइसिस कहते हैं इसको। जो खांसने पे अगर ब्लीडिंग आ रहा तो उसको हीमोफाइसिस। देन इसके बाद में हमारा फीवर हो सकते हैं। इसके बाद में चिल्स, चिल्स में क्या है कि हमारा चिल्स के बोलते हैं कि कपकपी आना। देन इसके बाद में प्लूरेटिक ऑफ द पेन, छाती में दर्द, तो इसको क्या बोलते हैं, प्लूरेटिक ऑफ द पेन। देन इसके बाद में डिस्पीनिया। डिस्पीनिया क्या है कि सांस लेने में तकलीफ़, तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्पीनिया। अगर सांस लेने में तकलीफ़ है तो उसको बोलते हैं हम डिस्पीनिया। ठीक है, तो याद रखना है ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। लंग्स एब्सिस के वेट लॉस हो जाता है होना। और इसके बाद क्लबिंग, क्लबिंग मतलब कि उंगलियों के पैरों का फूलना। ठीक है, तो ये क्लबिंग हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। देन इसके बाद में डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन है। डायग्नोस्टिक में इवेल्यूशन मतलब हम क्या उसका चेक कर सकते हैं, इवेल्यूएट कर सकते हैं। तो उसमें आएगा हमारा कि फर्स्ट इसमें हमारा फर्स्ट आ जाएगा कि फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन। ठीक है, पहले हमें क्या करना है, शरीर की जांच करनी है, तो आ जाता है हमारा फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन। देन इसके बाद में हमारा इसमें आएगा हिस्ट्री कलेक्शन। ठीक है, फर्स्ट आ जाएगा हमारा फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन, देन आएगा हिस्ट्री कलेक्शन। इसके बाद में आएगा हमारा कि चेस्ट एक्सरे, छाती का एक्सरे करवाना है। ठीक है, डायग्नोस्टिक उसमें फिर स्पूटम टेस्ट, बलगम की जांच करना है। देन इसके बाद में चेस्ट अस्कल्टेशन करना, छाती की आवाज़ सुनना है कि कौन सी साउंड आ रही है, तो चेस्ट अस्कल्टेशन बोलते हैं। इसके बाद में ब्रोंकोस्कोपी है। ब्रोंकोस्कोपी करवा के हम चेक कर सकते हैं कि अंदर ऐसा कुछ तो नहीं है, तो डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन है, चेक करना हम कर सकते हैं, ब्रोंकोस्कोपी भी करवा सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन है, जो ये सारी चीज़ें हम चेक कर सकते हैं लंग्स एब्सिस वाले पेशेंट में। इसके बाद में हमारा कॉम्प्लिकेशन में क्या है, एम्फाइमा है, और इसके बाद में ब्रोंकोप्लूरल अदर फेस्टूला। तो कॉम्प्लिकेशन ये हमारा फेस्टूला जिससे होता है अदर एरियाज में बढ़ जाना। ठीक है, तो उसको फेस्टूला बोलते हैं। एम्फाइसीमा, तो कॉम्प्लिकेशन हमारा दो चीज़ें होंगी, एक तो एम्फाइमा और ब्रोंकोप्लूरल ऑफ द फेस्टूला। ठीक है, तो याद रखना है ये दो चीज़ें कॉम्प्लिकेशन हमारे किसकी हैं, लंग्स, हमारा लंग्स एब्सिस के। ठीक है, इसके बाद में हमारा आ जाता है कि इसमें क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हमें इतना ध्यान रखना है कि एंटी माइक्रोबियल थेरेपी देना है कम से कम 6 से 8 वीक। ठीक है, तो हमारा आ गया कि मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या क्या होंगे कि फर्स्ट आएगा हमारा एंटी माइक्रोबियल थेरेपी। याद रखना है कि अगर हमारा कोई लंग्स एब्सिस पेशेंट है, अगर उसमें कोई पूछता है कि एंटी माइक्रोबियल थेरेपी कितना देना है, तो 6 से 8 वीक तक देना है। इसके बाद में क्या करना है कि चेस्ट फिजियोथेरेपी हमें करवाना है। ठीक है, और इसके बाद पोस्ट्यूरल ऑफ द ड्रेनेज सोल्ड विद द गिवन। ठीक है, जो हमारा पोस्ट्यूरल ड्रेनेज होगा उसको गिव अप करेंगे। देन इसके बाद में आ जाएगा हमारा
इसके बाद में आएगा ब्रोंकोडायलेटर फॉर डायलेटिंग द ब्रोंकाई। जो ब्रोंकोस्कोपी हमारा स्कोप होता है उसके थ्रू हमें ब्रोंकोडायलेटर डायलेट करेंगे हम ब्रोंकाइस को। ठीक है, तो ये चीज़ आ गया इसमें। इसके बाद में हमारा म्यूकोलाइटिक्स टू द लिक्विफाई दिस सिक्रीशन। ठीक है, तो ये भी हमारा आएगा म्यूकोलाइटिक टू द सिक्रीशन। और इसके बाद में हमारा आ जाता है, ये देख लीजिए कि मैनेजमेंट हमारा यहाँ पे मेडिकल मैनेजमेंट हिंदी में भी है, तो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है। तो एंटी माइक्रोबियल थेरेपी 6 से 8 हफ्ते। ठीक है, 6 से 8 हफ्ते और चेस्ट फिजियोथेरेपी कराना है। देन इसके बाद में आ जाएगा हमारा, ठीक है, पोस्टीरियर ड्रेनेज दिया जाना चाहिए, उसको देना है। इसके बाद में ब्रोंको डायलेटर्स, ठीक है, ब्रेकियल को फैलाने के लिए करते हैं, जिससे हमारा जो सिकुड़ जाता है उसके लिए ब्रोंको डायलेटर करते हैं। इसके बाद में हमारा आएगा म्यूकोलाइटिक्स स्रोत जो पतला करने के लिए हमें करना है, जैसे यहाँ पे ये म्यूकोलाइटिक टू द लिक्विफाइड, मतलब लिक्विड में प्रोवाइड करके उसको ही देना है लिक्विड में। ठीक है, मेडिकल मैनेजमेंट है, जिसे हमारा ब्रोंकोडायलेटर ब्रोंकिस होता है तो उसको डायलेट करवाना है। देन इसके बाद में हमारा मोस्ट आ जाता है कि पेनिसिलिन एंड मेट्रोनोजोल यूज़ करते हैं। अगर हमें इंजेक्शन यूज़ करने हैं तो पेनिसिलिन एंड मेट्रोनोजोल यूज़ करेंगे, मोस्टली यही हमारा यूज़ होता है इस केसेस में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। देन इसके बाद में आ जाएगा हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या है, ठीक है, तो नर्सिंग मैनेजमेंट में है कि वी शोल्ड हैव विद द प्रोवाइड फ्रीक्वेंट माउथ केयर। ठीक है, उसको माउथ केयर प्रोवाइड करना है। प्रोवाइड ऑफ द गुड न्यूट्रिशन एंड ऑफ द एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक, अच्छा न्यूट्रिशन जिसमें प्रोटीन डाइट हो वैसी देना है, क्योंकि लिक्विड ही ले सकता है, बाकी वैसे नहीं ले पाएगा। इसके बाद में हमारा आ जाएगा कि प्रोवाइड ऑफ द एडिक्वेट कंफर्ट एंड रेस्ट, उसको कंफर्ट रेस्ट प्रोवाइड करना है कि कंफर्ट रहना है, ज़्यादा इधर उधर नहीं करने हैं। देन इसके बाद में आ जाएगा हमारा मॉनिटर चेस्ट ट्यूब फंक्शनिंग, कि मॉनिटर करना है हमें किस चीज़ का, चेस्ट ट्यूब जो लगा हुआ है उसका। देन इसके बाद में क्या करना है, इंक्रीज, जैसे देखिए यहाँ पे कि मुंह की बार बार यहाँ पे आ जाते हैं कि मुंह की बार बार सफाई करनी चाहिए। और इसके बाद में नर्सिंग मैनेजमेंट, मतलब नर्सिंग क्या करेगा, तो उसको ये करना है कि मुंह की बार बार सफाई करनी चाहिए। इसके बाद अच्छा पोषण और पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ दें, मतलब अच्छा कि लिक्विड, मतलब क्वांटिटी में पर्याप्त आराम और सुकून, मतलब उसको होने चाहिए। ठीक है, अच्छा पोषण, खाने में अच्छी चीज़ें दें और इसके बाद में पर्याप्त आराम सुकून दें। चेस्ट ट्यूब के काम करने की निगरानी रखें, जो लगा हुआ है चेस्ट ट्यूब उसको निगरानी रखें। देन इसके बाद में हमारा आ जाएगा कि जो बुखार के समय आराम करने और शारीरिक गतिविधियां काम करने के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे बुखार के समय ऐसा ना हो कि हाँ हम अगर लेटे हैं तो लेटे रहें, नहीं, प्रोत्साहित मतलब कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि लिखा है इंक्रीज रेस्ट एंड द लिमिटेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी ड्यूरेशन फेब्रिल पीरियड्स, कुछ ना कुछ करना है, ऐसा नहीं एकदम ज़्यादा भी नहीं करना, लिमिटेड रखना है थोड़ा बहुत। देन इसके बाद में आ जाता है हमारा पोस्टीरियर ड्रेनेज, देख लिया। पोस्टीरियर ड्रेनेज की सलाह दी जा सकती है कि शरीर की स्थिति फोड़े की जगह पर निर्भर रहेगी। ठीक है, तो पोस्टीरियर ड्रेनेज जो मैं भी रिकमेंडेड करता है, पोजीशन टू बी द असॉर्ड करना है, डिपेंड ऑन लोकेशन ऑफ एब्सिस, की कौन सी जगह है। ठीक है, जो हमारा ड्रेनेज लगा होगा रिकमेंड हैगा पोजीशन उसको प्रॉपर सही देना है कि जिस साइड में ड्रेनेज पड़ी हुई है एब्सिस की। ठीक है, तो ध्यान रखना है।
फिर इसके बाद में आता है कि कैरी आउट कफिंग एंड द ब्रीथिंग एक्सरसाइज। क्या करना है उसको कि एक्सरसाइज करना है, ठीक है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज। जैसे यहाँ पे लिखा है हमारा, ये तो आ गया। इसके बाद में यहाँ खांसने और सांस लेने की एक्सरसाइज करवाएं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। नर्सिंग मैनेजमेंट है, जो नर्सिंग काम जो करवाते हैं, पेशेंट को एजुकेट करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी देखते हैं हम दूसरी क्लासेस के लिए। तो सभी को शेयर कर देना और अच्छे से पढ़ना। बाकी अगर कुछ है तो कमेंट करके बताना और लाइक कर देना, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। फिर मिलेंगे हम अगली क्लासेस में।